दोस्तों, कहानी स्पेन के एक शहर की हालत से शुरू होती है जहां आखिर में एक भयानक तबाही होती है। ये तबाही दुनिया के लगभग सभी इंसानों को खत्म कर देती है। ये सब होने से पहले डिडैक नाम का एक लड़का एक नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनते हुए ट्रैक्टर ठीक करने की कोशिश करता हुआ दिखता है। रेडियो से खबर आती है कि एक सोलर स्टॉर्म पृथ्वी से टकरा रहा है, जिससे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कई सैटेलाइट खराब हो जाते हैं। दूसरी तरफ अल्बा नाम की एक औरत अपनी एक्टिविटीज के बारे में एक व्लॉग रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर अल्बा अपने पिता, जो एक क्लाइमेट चेंज रिसर्चर हैं, से मिलने एक गुफा में जाती है। इसके बाद अल्बा अपने पिता के काम के रिजल्ट को बाजार में लाने में मदद करती है। वहां वो डिडैक और उसकी माँ से मिलती है, जो अपनी दुकान की देखभाल कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आसमान में अलग अलग दिशाओं से रोशनी की चमक दिखाई देती है, जिससे जानवर घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो अल्बा के पिता बार्सिलोना जाकर अपनी रिसर्च हेडक्वार्टर में जमा करने के लिए अलविदा कहते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि एक बड़ी तबाही होने वाली है। दोपहर में जब अल्बा ताज़ी हवा ले रही होती है तो वो देखती है कि डिडैक को 3 लड़के परेशान कर रहे हैं। डिडैक को झील में भी फेंक दिया जाता है। ये जानकर कि डिडैक तैर नहीं सकता, अल्बा बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बचाने के लिए तुरंत झील में कूद जाती है। उसी समय आसमान अचानक और भी लाल हो जाता है और एक बहुत गर्म सोलर स्टॉर्म आता है। हालांकि अल्बा और डिडैक, जो पानी में हैं, इस मुसीबत से अनजान है। जमीन पर वापस आने की कुछ ही सेकंड बाद अल्बा आग और राख को हर जगह फैलते हुए देखती है। ये नज़ारा उसे चौंका देता है, जबकि डिडैक ये देखकर पागल हो जाता है कि उसकी माँ अपनी दुकान के साथ जलकर मर गई है। कुछ समय बाद अल्बा डिडैक को अपने पिता का इमरजेंसी सामान लेने के लिए गुफा में ले जाती है। वे वहां थोड़ी देर आराम करने का फैसला करते हैं। अगली सुबह वे अल्बा के घर की ओर अपना सफर जारी रखते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो अल्बा हैरान रह जाती है, क्योंकि गांव में उसका घर भी तबाह हो गया है। वो अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जो वापस नहीं आए हैं, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है। फिर डिडैक टीवी और रेडियो चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता। उन्हें पता चलता है कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पूरी तरह से बंद है। फिर अल्बा सोलर पावर से अपना फोन चार्ज करती है और डिडैक को शहर जाकर उन लोगों को ढूंढने के लिए बुलाती है, जो शायद अभी भी जिंदा हों। बदकिस्मती से उन्हें बस एक तबाह शहर और तबाही से प्रभावित लोगों की बदबू मिलती है। इस हालात के बीच डिडैक एक पुलिस अफसर से राइफल ले लेता है, लेकिन अल्बा उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि हथियार अब बेकार है। फिर वे एक मोटरसाइकिल ढूंढते हैं जिसे अभी भी इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन डिडैक अल्बा को तैयार होने से पहले ही धक्का दे देता है, जिससे वो गिर जाती है और मेडल का एक नुकीला टुकड़ा उसके शरीर में लग जाता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो अल्बा अपने घाव का इलाज जो भी मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद होता है उससे करती है, बिना ये जाने कि उसे टिटनेस होने का खतरा है। कुछ दिनों बाद, क्योंकि उसके घाव का ठीक से इलाज नहीं हुआ, अल्बा की हालत और खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार है और उसका घाव और भी गंभीर दिखता है। कमजोर हालत में अल्बा डिडैक को बताती है कि उसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन की जरूरत है। ये सुनकर डिडैक आधी रात होने पर भी उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने पर जोर देता है, और अल्बा उसे मना करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे उसकी सुरक्षा की चिंता है। अंधेरे और शांत शहर में घंटों चलने के बाद डिडैक आखिरकार एंटीबायोटिक ढूंढ लेता है। वो तुरंत वापस आता है और अल्बा को इंजेक्शन लगाता है, जो उस समय पहले से ही बेहोश होती है। अल्बा के जागने का इंतजार करते हुए डिडैक अपनी माँ की दुकान पर जाता है, जो अब सिर्फ एक खंडहर बन चुकी है। वहां वो अपने आंसू नहीं रोक पाता, क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आती है। इसके बाद वो उस वर्कशॉप में जाता है जहां वो पहले खेला करता था, और कुछ ऐसे टूल लेता है जो उसे लगता है कि अभी भी जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ दिनों बाद अल्बा को आखिरकार होश आ जाता है। डिडैक खुशी से तुरंत अपने टीचर को गले लगा लेता है। उसे राहत मिलती है कि उसे इस बर्बाद दुनिया में अकेले नहीं रहना पड़ेगा। उनके दिन जिंदा रहने की कोशिशों में बीतते हैं। अल्बा सब्जियां लगाने पर ध्यान देता है, जबकि डिडैक जितना हो सके मदद करता है। अल्बा ये उम्मीद में एक सफेद झंडा फहराने की भी पहल करता है कि उसे कोई रेस्क्यू टीम देख ले। इसके अलावा अल्बा रेगुलर उनकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। एक सुबह डिडैक उठता है और बिस्तर पर खून के धब्बे देखकर घबरा जाता है। वो तुरंत अल्बा के पास जाता है, जो कपड़े धो रही होती है। फिर अल्बा बताती है कि उसे पीरियड्स आ रहे हैं, जो हर महिला को होता है।
ये समझाने के बाद डिडैक अल्बा की चीज के बारे में जानने को उत्सुक होता है, लेकिन वो उसे उस पर्सनल चीज को छूने से मना करती है क्योंकि वो उसे समझने के लिए काफी बड़ा नहीं है। दिन बीतते जाते हैं और वे जैसे तैसे जिंदा रहते हैं। उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। महीनों और सालों बीत जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, जब तक कि वे आखिरकार सालों तक साथ नहीं रहते। डिडैक अब एक बड़ा आदमी बन गया है और उसकी बॉडी भी मजबूत है, जिससे अल्बा को डिडैक में आए बदलाव देखकर मजा आता है, जो पहले सिर्फ एक छोटा लड़का था। एक दिन जब अल्बा पौधों को पानी दे रहा होता है और डिडैक उस जगह पर नजर रखे होता है, तो वो अल्बा को देखकर हैरान रह जाता है, जो उसकी नजरों में बहुत खूबसूरत लगती है। इससे उसकी फीलिंग्स बदलने लगती हैं। इसके बाद डिडैक ट्रैक्टर ठीक करने के लिए वर्कशॉप जाने का फैसला करता है। वहां उसका दिल अभी भी जो कुछ उसने अभी देखा है उसे याद करके जोर जोर से धड़क रहा होता है। अगले दिन डिडैक रिपेयर किया हुआ ट्रैक्टर घर ले आता है। अल्बा ये देखकर हैरान रह जाती है कि डिडैक, जिसे वो स्कूल में पढ़ाती थी, अभी बड़ा आदमी बन गया है जो खुद से कई काम कर सकता है। ये महसूस करते हुए कि रेस्क्यू टीम शायद कभी नहीं आएगी, वे अल्बा के पिता को ढूंढने के लिए बार्सिलोना जाने का फैसला करते हैं। डिडैक ने जिस ट्रैक्टर को रिपेयर किया था, उससे वे सड़क पर खड़ी टूटी फूटी कारों को आसानी से हटा सकते हैं। सफर के दौरान वे कई बार दूसरी गाड़ियों से फ्यूल लेने के लिए भी रुकते हैं। अगली सुबह वे शहर के सेंटर में घुसने लगते हैं और एक बार फिर अपने पिछले घर जैसी ही तबाही देखते हैं। वे अल्बा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नाकाम रहते हैं। इससे वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि उनके पिता गुजर गए हैं। आसपास घूमने और किसी को न मिलने पर वे बार्सिलोना के एक स्टेडियम में रुकते हैं। क्योंकि डिडैक बार्सिलोना टीम को अपना आइडल मानता है, इसलिए वो तुरंत मैदान पर फुटबॉल खेलता है, जबकि अल्बा उसे दूर से रिकॉर्ड करती है। जब डिडैक गोल करता है तो वो अल्बा के सामने अपनी शर्ट उठाकर जश्न मनाता है। वो एक बार फिर उसकी बॉडी देखकर हैरान रह जाती है और गलती से अपना फोन गिरा देती है। हल्की बारिश वाली एक शांत रात में वे आखिरकार साथ रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के लिए उनकी फीलिंग्स को अब और नहीं रोका जा सकता। बार्सिलोना में कुछ दिन बिताने और फिर भी किसी को न मिलने पर वे बीच के किनारे बसने का फैसला करते हैं। कुछ हफ्तों बाद अल्बा डिडैक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर डिडैक बहुत खुश होता है, क्योंकि वे जिंदगी जीने में सफल हो गए हैं। अपने बच्चे के जन्म का इंतजार करते हुए अल्बा बच्चे को जन्म देने और पालने के बारे में सीखती रहती है। डिडैक हमेशा अल्बा का पूरा ध्यान रखता है और जब वो उनके बच्चे को ले जा रही होती है तो उसे अपना प्यार दिखाता है। कुछ महीनों बाद अल्बा आखिरकार अपने पहले बच्चे को जन्म देती है और डिडैक हमेशा उसके साथ रहता है। क्योंकि उनका बच्चा लड़का है, इसलिए वे उसका नाम काय रखने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन जब अल्बा काय को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है तो डिडैक अचानक पूछता है कि उनका बच्चा क्या पी रहा है, उसे चख कर देखो। इसे चाय करने के बाद डिडैक कहते हैं कि ये अब तक का सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक है जो उन्होंने चखा है। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान समुद्र की ओर जाता है, जब वे एक सेल बोट को गुजरते हुए देखते हैं। अल्बा अचानक मदद के लिए चिल्लाता है, उम्मीद करता है कि अभी और लोग जिंदा होंगे। दूसरी तरफ डिडैक अपने परिवार के बीच अजनबियों की मौजूदगी नहीं चाहता, लेकिन अल्बा तब तक जिद करता रहता है जब तक कि डिडैक आखिरकार किसी भी हालत के लिए एक हथियार नहीं ले लेता। अचानक उन्हें किनारे पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो अभी भी सांस ले रहा होता है। उसके घावों का इलाज होने के बाद वो आदमी, जिसका नाम मेंडी है, उन्हें धन्यवाद देता है और उन दोनों को गले लगाने की इजाजत मांगता है। मेंडी मानता है कि इतने समय तक उसे लगा कि वो अकेला ही इस बड़ी मुसीबत से बचा है। फिर वो अपना अनुभव बताता है, जब जहाज का इंजन खराब हो गया था और उसे लंगर डालना पड़ा था। एक बहुत बड़ा आग का तूफान उसके जहाज से टकराया, जब तक कि वो समुद्र में गिर नहीं गया। कई दिनों तक उसने अपना जहाज ठीक करते हुए जिंदा रहने की कोशिश की। तब से मेंडी ने डिडैक के साथ सेलिंग और खेती के बारे में अपनी जानकारी शेयर करना शुरू कर दिया।
इससे अल्बा को लगता है कि मेंडी उसके पिता जैसा ही है। एक दिन डिडैक को ये देखकर जलन होने लगती है कि अल्बा मेंडी के कितने करीब है। उसका शक तब साबित होता है जब वो बूढ़े आदमी को अल्बा को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए देखता है। मेंडी कहता है कि वो सिर्फ अपने होम आइलैंड से इकट्ठा किया हुआ शहद देना चाहता था, जिससे ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। फिर भी डिडैक गुस्से में रहता है और मेंडी को तुरंत जाने के लिए कहता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसका शिप पहले ही रिपेयर हो चुका था। आखिर में मेंडी डिडैक की रिक्वेस्ट मान लेता है, लेकिन जाने से पहले वो शुक्रिया के तौर पर अल्बा और डिडैक को अपने शिप पर एक छोटी सी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। डिडैक की परमिशन का इंतजार किए बिना अल्बा तुरंत ऑफर मान लेता है। उस रात डिडैक और अल्बा काई को लाते हुए मेंडी के शिप पर जाते हैं। वे तीनों एक मूवी देखते हैं और रात बहुत खास लगती है। लेकिन अगली सुबह डिडैक उठता है और उसे पता चलता है कि मेंडी उन्हें मेनलैंड से दूर ले गया है। बिना किसी वार्निंग के मेंडी डिडैक को तब तक मारता है जब तक कि वो समुद्र में गिर नहीं जाता। ये देखकर कि डिडैक डूब नहीं रहा है, अल्बा तुरंत एक लाइफ बॉय फेंकता है और उसे बचाने के लिए कूद जाता है। लेकिन अचानक मेंडी काई को लेकर भाग जाता है। इस घटना से अल्बा और डिडैक को दुख और गुस्सा आता है जब उन्हें पता चलता है कि मेंडी असल में एक फ्रॉड है। सोचने के बाद वे अपने बेटे को वापस लेने का फैसला करते हैं, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। कई दिनों तक वे दोनों खुद को तैयार करते हैं, उस आइलैंड को ढूंढते हैं जो मेंडी के रहने की जगह हो सकती है, और नेविगेशन सीखते हुए एक शिप तैयार करते हैं। फिर अल्बा को एक खास फूल से एक सुराग मिलता है, जिसका इस्तेमाल मेंडी आमतौर पर शहद बनाने के लिए करता है। वे तुरंत उस आइलैंड की ओर रवाना होते हैं जहां फूल उगता है, इस उम्मीद में कि मेंडी सच में वहीं होगा। घंटों की सफर के बाद उन्हें आखिरकार मेंडी का शिप मिल जाता है, लेकिन क्योंकि जहाज खाली है इसलिए वे राइफल लाते हुए किनारे पर जाने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग मिलती है। अचानक वे मेंडी को शहद निकालने के लिए बाहर आते देखते हैं। मौका देखकर डिडैक मेंडी पर नजर रखता है, जबकि अल्बा वेयरहाउस के निचले हिस्से में जाती है। वहां अल्बा अपने बेटे को लोहे के पिंजरे में बंद पाती है। क्योंकि उसे ताला खोलने में मुश्किल हो रही है, इसलिए वो डिडैक से अपनी जगह बदलने के लिए कहती है। लेकिन जब अल्बा अपनी हिफाजत कम करती है तो मेंडी उस पर हमला करता है और उनका हथियार छीन लेता है। आखिर में अल्बा और डिडैक पकड़े जाते हैं। काई के लगातार रोने की आवाज़ सुनकर अल्बा उसे ब्रेस्ट फीड कराने की इजाज़त मांगती है, क्योंकि उसका बच्चा बहुत भूखा होगा। मेंडी इजाज़त दे देता है। जब मेंडी डिडैक पर वापस नजर रखने जाता है तो अल्बा काई को लेकर भागने का फैसला करती है। बदकिस्मती से उसकी हरकत देख ली जाती है और मेंडी तुरंत उसका पीछा करता है। काफी दूर भागने और उनके बीच की दूरी कम होने के बाद अल्बा काई को ब्रेस्ट फीड कराते हुए छिप जाती है ताकि वो आवाज ना करे। थोड़ी देर बाद मेंडी को रोने की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर पता चलता है कि आवाज काई का वीडियो चला रहे फोन से आ रही है। इससे मेंडी को पता चलता है कि अल्बा डिडैक को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि वो पहले ही पकड़ी जा चुकी है, इसलिए जब मेंडी को होश नहीं होता तो अल्बा डिडैक के हाथ में एक फोल्डिंग चाकू थमा देती है। डिडैक, जो किसी तरह खुद को रस्सियों से छुड़ा लेता है, तुरंत मेंडी पर हमला कर देता है। लेकिन उसका हमला सही नहीं होता क्योंकि उसका शरीर अभी भी कमजोर है। फिर अल्बा गिरा हुआ हथियार उठाती है और मेंडी पर तान देती है। लेकिन क्योंकि वो तुरंत गोली नहीं चलाती, मेंडी उसके करीब पहुंच जाता है। उसे सिर्फ कंधे में गोली लगी है और वो फिर भी वापस लड़ सकता है। ये देखकर डिडैक तुरंत उठता है और अपने मुख्य हथियार से मेंडी पर हमला करता है। गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन डिडैक अभी भी इतना मजबूत है कि चल सकता है और अपने बेटे को गले लगा सकता है। थोड़ी देर बाद अल्बा को पता चलता है कि डिडैक गिर गया है। पता चलता है कि उसकी छाती में गोली लगी है। इस सच्चाई को मानकर अल्बा टूट जाता है। उसे अपनी ही गलती की वजह से इस धरती पर अकेली विधवा के तौर पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि उसने शुरू से ही अपने प्रेमी की चेतावनी नहीं सुनी कि किसी अजनबी की मदद न करे। कई साल बाद काई बड़ा हो जाता है और उसे अपने पिता जैसा ही शौक हो जाता है। अल्बा अपने बेटे को डिडैक की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है जब वे साथ थे और काई के जन्म से पहले के पलों तक।
अब डिडैक को खोने के बाद अलबासी जिंदगी का मकसद साफ नहीं लगता, क्योंकि वो दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन उसका मानना है कि काई का होना इंसानियत के आगे बढ़ने का पहला बीज है, जो उनके प्यार से पैदा हुआ है।